हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आगे की वीडियो को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ रोमन लेखकों के बारे में, ठीक है। और अब देखते हैं कुछ अन्य लेखकों के बारे में। इससे पहले हमको देखना था कुछ चीनी लेखकों के बारे में। पहले चीनी लेखक के बारे में देख लेते हैं और फिर कुछ जो एक्स्ट्रा लेखक बचेंगे उनके बारे में देख लिया जाएगा, ठीक है। हम उन लेखकों को इसमें देख रहे हैं जो भारत में आए थे और भारत के बारे में वे अपने विचार रखते हैं और लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चीनी यात्री आए थे और वे अपना क्या क्या विचार रखते हैं। तो जो पहले चीनी यात्री थे उसमें है फायान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है ये नाम। जो फायान था वो कहाँ का यात्री था? तो चीन का था। फायान कहाँ का यात्री था? चीन का था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो जो फायान था किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे किस वंश से थे? तो गुप्त वंश से थे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। जो फायान था वो चीनी यात्री था, वो 14 वर्ष तक भारत में रहा। वह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, ठीक है। और वो किस राज्य के बारे में लिखता है? तो मध्य प्रदेश के बारे में लिखता है। अगला क्वेश्चन अगला जो बिंदु है वह है संयुगन। संयुगन जो था ये भी एक चीनी यात्री था, ठीक है। यह भारत कब आया था? तो ये 518 ईस्वी में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। प्राप्तियाँ कहने का मतलब है जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें थी उनके जो कॉपियाँ थी उसको खोजा। और इसका कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगला है ह्वेनसांग। ये महत्वपूर्ण है। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे? तो चीन के यात्री थे। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। याद रखना है ह्वेनसांग जो है भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। और फाहयान गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह बिहार के नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। तो सी यू की नामक जो किताब है वो किसने लिखा है? तो वो है आपका ह्वेनसांग। सी यू की जो किताब है वो किसने लिखा है? सी यू की किताब ह्वेनसांग ने लिखा है। सी यू की जो पुस्तक किसने लिखा है? ह्वेनसांग ने। सी यू की क्या है? तो एक यात्रा वृत्तांत है। आगे है इसमें ये जो सी यू की पुस्तक है ये ह्वेनसांग की है। और इसमें इसने कितने देशों के बारे में लिखा है? तो 138 देशों के बारे में लिखा है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। क्योंकि यह हर्षवर्धन के काल में आया था इसलिए हर्ष के बारे में लिखा है। और उस समय समाज की, राज्य की स्थिति क्या थी, कैसी थी, इन सभी चीज़ों का ये वर्णन बहुत अच्छे से करता है। कौन सी किताब में? तो सी यू की में कितने देशों का वर्णन मिलता है? तो सी यू की में 138 देशों का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे है इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। जो हर्षवर्धन था उसको ये क्या बताता है? शूद्र बताता है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव के प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग जो है वो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आगे है एक नोट है छोटा सा, इसको देखिए। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। जो ह्वेनसांग आया था और यहाँ पढ़ रहा था तो उसके समय यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके जो आचार्य थे वो कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला जो लेखक है या यात्री है वो कौन है? अगला लेखक या यात्री जो है वो है इत्सिंग।
इत्सिंग जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग जो है नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों का तो वर्णन करता ही है, साथ ही उस समय यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, क्या थी, इन सभी चीज़ों पर भी काफ़ी अच्छे ढंग से वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका चीनी यात्री। चीनी यात्री में हम देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख यात्री थे वे थे वेनसांग और फायान, और उसके बाद में आप इत्सिंग को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, वेनसांग किससे काल में आए, तो वेनसांग आए थे आपके हर्षवर्धन काल में, और जो फायान थे किसके काल में आए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। ठीक है, अरबी लेखकों के बारे में देख लेते हैं। तो जो अरबी लेखक थे उसमें पहला जो अरबी लेखक था वो था अल बिरूनी। पहला अरबी लेखक जो था वो था कौन, अल बिरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पहला बन गया यहाँ पे। अल बिरूनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था, तो अल बरूनी आया था। अल बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किताब उल हिंद किसने लिखा, तो अल बिरूनी ने लिखा। किताब उल हिंद की रचना किसने की, अल बिरूनी ने की थी। याद रखना है, किताब उल हिंद जो था इसकी रचना किसने की, किताब उल हिंद की रचना किसने की, अल बिरूनी ने की। अल बिरूनी की जो किताब थी किताब उल हिंद, उसको तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो किताब उल हिंद का है या तहकीक हिंद का है, बात एक ही है। इसे किसने लिखा है, तो तहकीक हिंद या किताब उल हिंद के जो रचनाकार हैं वह है अल बरूनी। इसका तहकीक का मतलब होता है खोज, हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान, जिसे आज हम लोग भारत कहते हैं। तो भारत की खोज, इस किताब का अगर हिंदी मतलब दिखा जाए तो ये भारत की खोज इसका अर्थ होता है। अल बरूनी कहाँ का था, तो अरब प्रदेश का था। ठीक है, उसने कौन सी किताब लिखी, तो किताबुल हिंद या किताब तहकीक हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा अन्य प्रथाओं, सामाजिक प्रथाओं के बारे में भी खूब लिखता है। इसमें माप तौल और मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि सभी चीज़ के बारे में इसमें लिखता है जो यहाँ पर उस समय प्रचलित थी। और इसमें जो टोटल अध्याय हैं उन अध्यायों की संख्या है 80। जो किताब उल हिंद में अध्याय हैं उन अध्यायों की संख्या कितनी है, 80 है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो पहले जो अरबी यात्री थे वो कौन थे, पहले जो अरबी यात्री थे वो कौन थे, अल बरूनी थे। दूसरा जो अरबी यात्री आते हैं वो हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, जो दूसरा अरबी यात्री आते हैं वो कौन है, इब्न बतूता हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में एक किताब लिखी गई जो इसका यात्रा वृत्तांत था, जिसे कहा गया रेहला। इसका नाम क्या था, रेहला। क्या नाम था इसका, रेहला। रेहला की रचना किसने किया, तो इब्न बतूता ने किया। ठीक है, ये किस भाषा में था, तो अरबी भाषा में था। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी, रेहला, और ये किस भाषा में था, अरबी भाषा में था। 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी स्रोत देता है। देखो, चूँकि ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे और इसलिए चूँकि एक जगह ये रहे नहीं, घूमते फिरते रहे और जहाँ भी गए वहाँ की चीज़ों को इन्होंने बड़ी ही सुंदरता से लिखा। और ये इनका जो मेन फोकस रहता था, या किसी का भी जो मेन फोकस रहता है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर रहता है, तो इन्होंने भी उन चीज़ों पर अपना दृष्टि ज़्यादा जमाए रखा। कह रहा है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उनके विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली का काजी बने कब, तो 1333 में। किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या बना दिया, काजी बना दिया। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ अन्य लेखकों को देख लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ चला जाएगा। कुछ अन्य लेखकों को देखते हैं। अन्य लेखकों में आपके आते हैं, सबसे पहले हैं तारानाथ। कौन है सबसे पहले? ये है तारानाथ, याद रखिएगा। सबसे पहले तारानाथ का नाम आता है। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत के। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। देखो, जो तारानाथ थे, इनको हम याद इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक था कंग्यूर और दूसरा था तंग्यूर। और इसमें ये अपने देश के बारे में लिखे थे, तिब्बत के, लेकिन इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास के बारे में भी कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और इसलिए ये पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लेखक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला जो यात्री है वह है मार्को पोलो। मार्को पोलो भी काफ़ी फेमस आदमी रहे हैं, ठीक है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए, यहाँ तक लेखकों का सिलसिला ख़त्म होता है और बाहरी जो भी स्रोत थे इतिहास के, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। आगे है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य की मिलने वाली जानकारियाँ। तो जो प्राचीन इतिहास होता है उसकी जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत का भी सहारा लेना पड़ता है, और पुरातात्विक स्रोत के रूप में कौन कौन सी चीज़ें हमारी सहायता करती हैं उनको देखते हैं। करा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी ग्रैंडफादर, ठीक है, या फादर भी आप कह सकते हैं। इंग्लिश में तो या फादर ही लिखा है, बट पितामह का मतलब ग्रैंडफादर होता है। तो पितामह किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगलस्कोई, ये कहाँ है? तो एशिया माइनर में है। तो बोगलस्कोई नाम की जो जगह है वहाँ से क्या मिला? अभिलेख मिला। और ये अभिलेख कब की है? तो 1400 ईसा पूर्व की है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नातस्य, मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य, ठीक है, यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है, मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य। इन जो वैदिक देवता हैं इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका जो उल्लेख है वो बोगलस्कोई के एक अभिलेख पर मिलता है, जो कि अपने देश की बात नहीं है। ये किस देश की बात है? तो एशिया माइनर्स जो हैं, अभी कौन से देश हैं ये आपको आगे बता देते हैं। तो एशिया माइनर्स के जो अभिलेख थे वहाँ से प्राप्त हुए और उन पर इन देवताओं के नाम पाए गए हैं। जो यहाँ पर नातस्य लिखा है वहाँ पर नातस्य कहा जाता था, यहाँ अश्विनी कुमार कहा जाता था, ठीक है, अश्विनी कुमार कहा जाता था। मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर जिसको विदिशा भी कहा गया है, वेशनगर या पर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कह रहा है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर या विदिशा के गरुड़ जो स्तंभ था वहाँ से प्राप्त होता है। आगे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुम्फा अभिलेख में है। तो हाथीगुम्फा जो अभिलेख है वहाँ पे सबसे पहले शब्द का प्रयोग मिलता है, तो भारतवर्ष। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग के लिए खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है, ठीक है। आगे इसमें अभी कोई महत्वपूर्ण बातें आ नहीं रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम आगे थोड़ा तेज़ी में ले चलते हैं, जहाँ बातें इंपॉर्टेंट आएंगी वहाँ हम खुद बताएंगे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख
ये एरन जो अभिलेख है यहाँ से प्राप्त होता है। और उस समय जो शासक था वो कौन था? तो भानुगुप्त था। यानी ये गुप्त काल की बात है, जब एक क्या लिखवाई गई थी, अभिलेख लिखवाई गई थी और उसमें सती प्रथा के बारे में वर्णन किया गया था। और यह अभिलेख किस वंश के काल का है? तो यह अभिलेख जो है ये है गुप्त काल का। और गुप्त काल में राजा कौन था? भानुगुप्त था। और उस समय का ये एरन अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरन अभिलेख किस टाइम का है? तो गुप्ता काल का है। गुप्त काल में कौन से राजा थे? तो भानुगुप्त थे। और उन्हीं के समय जो अभिलेख तैयार किया गया उसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ऐसे कथित रूप पर तो लोग कहता है कि यहाँ समाज में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन लिखित रूप से जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है सबसे पहले? तो एरन अभिलेख में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो सातवाहन वंश है इनके जो भी अभिलेख इनसे संबंधित प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर उनके इतिहास को लिखा गया है। क्योंकि प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो उस समय तो ना कोई देखने वाला था, ना कोई कैमरा और वीडियो था कि कोई करके रख देगा और आज हम देख लेंगे, आसानी से समझ लेंगे बातों को। तो इसलिए अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं पुराने इतिहास की जानकारी के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए। तो जो सातवाहन राजा थे उनका जो पूरा इतिहास लिखा गया वो किस चीज़ के पर आधारित है? अभिलेख पर आधारित है। आगे रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास, गर्त मन होता है गड्ढा, गर्त मन होता है गड्ढा, आवास मन होता है घर। ठीक है, तो गड्ढा वाला घर यानी ऐसा घर जो गड्ढे में बनाया जाता था। जैसे कि आज हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर ईंट जोड़ जोड़ करके, पिलर जोड़ करके और घर बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब मिट्टी को लोग खोद करके और उसमें घर बनाता था। जैसे कि आज देखोगे चूहा को, खरगोश को, ये सब मिट्टी खोद करके अंदर घर बनाते हैं। मानो कभी कुछ ऐसा ही स्थिति था पहले, तो उसको कहा जाता था गर्तावास। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और ये कब की घटना है? तो नौपाषाणिक घटना है, नौपाषाण काल की घटना है ये। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब चूँकि अब कॉमन सी बात है, नीचे अगर उतरना है तो उसमें सीढ़ी हुआ तभी तो उतर पाएंगे ना। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसारपण भी कहा गया है। देखो आहत सिक्का इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिक्का हो गया, ठीक है, और इस पर जो है कुछ मोहर जैसा कुछ रख करके उस पर कस के पीटा जाता था। ठीक है, कस के पीटा जाता था ताकि वो दाग जो है सिक्के पर उग जाए। और चोट पीटना मतलब चोट पहुंचाना, और चोट पहुंचाने को ही शुद्ध हिंदी में आहत करना बोलते हैं या आहित करना बोलते हैं। तो आहत करके सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए उसको क्या बोलते थे? आहत सिक्का। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? यवन शासकों ने शुरू किया। सिक्के पर जो लेख लिखे जाते हैं, आज भी देखेंगे कई तरह की बातें लिखी जाती हैं। तो सिक्के पर लेख लिखने की जो शुरुआत है वो किसने शुरू किया था? तो यवन राजाओं ने शुरू किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब कि एक सिक्का मिला, आप 12th में पढ़े होंगे, जिस पर राजा जो है बैठ करके और क्या बजा रहा है? हाथ में ले लिया है बीना, हाथ में ले लिया है बीना और इसको ये बजा रहा है। तो हाथ में वीणा लेकर बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है? तो वो राजा था कौन सा? गुप्त वंश का था। कौन सा राजा था? गुप्त वंश का कौन सा राजा था जो वीणा लेकर के हाथ में और बजाते हुए मुद्रा में बैठा है? तो समुद्रगुप्त था, जिससे पता चलता है वो संगीत का काफ़ी प्रेमी था। आगे है अरिमखेड़ू यानी कि पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। कह रहा है कि सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, मलाया, कंबोडिया
और जावा से स्थापित हुआ। जो भारत का संबंध है इन लोगों से पहले बना। आगे है, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा मलाया सबसे बना। आगे महत्वपूर्ण अभिलेख, कुछ अभिलेख यहाँ पे दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं हम। जैसे पहला अभिलेख है, पहला अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कलिंग राजा खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुद्रदामन के काल का है, उसने लिखवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। उसके बाद में है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशी ने लिखवाया था। मंदौर अभिलेख मालावा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने इसे लिखवाया था। उसके बाद में है भिती एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसे स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। और आगे है देवपाड़ा अभिलेख, इसे बंगाल शासक विजय सेन ने लिखवाया था। अभी एक यहाँ पे नोट है बहुत छोटा सा, बहुत इम्पोर्टेंट, कि अभिलेखों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, और देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।